नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बिहार की राजनीति और एक चर्चित नाम तेज प्रताप यादव। जी हाँ, उनसे जुड़े कुछ मामले हैं, खासतौर पर उनकी घोषित संपत्ति और ये जो लैंड फॉर जॉब्स वाला मामला है, मतलब नौकरी के बदले जमीन, इस पर हम गहराई से पड़ताल करेंगे। और ये जो पूरी बातचीत है ये 2005 से लेकर अब तक मतलब लगभग 2025 तक जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर आधारित होगी। हाँ, और देखिए, ये सारी जानकारी हमने वहीं से ली है जो पब्लिक में उपलब्ध है, जैसे उनके चुनावी हलफनामे हो गए या फिर सीबीआई और ईडी की जो जांच चल रही है उसकी मीडिया कवरेज और अदालती कार्रवाई की जो डिटेल्स हैं, सब कुछ ओपन सोर्स है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम इन आरोपों की जड़ तक जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में क्या सबूत पेश किए गए हैं, घटनाओं का क्रम क्या रहा और जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसे बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखना है। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। एक तरफ उनकी घोषित संपत्ति बताई जाती है करीब 2.25 करोड़, मतलब 2.88 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ जो आरोप हैं उनका पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये माजरा क्या है। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि देखिए जब भी राजनीतिक रूप से इतने प्रभावशाली लोगों पर जमीन या सरकारी नौकरियों से जुड़े आरोप लगते हैं तो सबकी नजरें उधर घूम जाती हैं। सार्वजनिक जांच, कानूनी जांच सब तेज हो जाती हैं क्योंकि ये सीधा सवाल उठाता है पारदर्शिता और जवाबदेही पर। क्या सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ? बस यही सवाल इन मामलों को सुर्खियों में ले आता है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तेज प्रताप यादव हैं कौन? 1980s में जन्म हुआ, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे। जाहिर है राजनीतिक विरासत तो मजबूत है, उनका पब्लिक करियर इसी के इर्द गिर्द रहा है। लेकिन जैसा कि 2025 के हल्फनामे या हाल की खबरों में दिखता है, कई कानूनी मामले भी उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो पार्टी संगठन हो, जमीनी कार्यकर्ता हो या फिर वोट बैंक, हर जगह इनका असर महसूस होता है। इसीलिए जब परिवार के किसी सदस्य पर आरोप लगते हैं तो उसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो बहुत गहरा और कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, और जो स्रोत हमने खंगाले हैं उनसे 3 मुख्य बातें सामने आ रही हैं। पहली, वो 2.88 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति जो 2025 के हलफनामे में है और उस पर उठते सवाल, क्या इसमें कोई विसंगति है? दूसरी बात, ये लैंड फॉर जॉब्स वाला आरोप कि कथित तौर पर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जमीन ली गई और बदले में नौकरियां दी गई। और तीसरी चीज, जांच एजेंसियों का रोल, सीबीआई, ईडी, उनके समन, उनकी चार्जशीट। और इसी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का जिक्र बार बार आता है। वहां आरोप तय हुए, जमानत पर सुनवाई हुई। इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब ने कवर किया इसे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और वो अक्सर ऐसी बहसों में पीछे छूट जाती है। वो है आरोप और साबित हुए तथ्य के बीच का बारीक फर्क। जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट की मार्च 2025 की कार्रवाई को लें या डेक्कन हेराल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स देखें। ये साफ है कि प्रक्रिया अभी चल रही है। कहीं आरोप तय हुए हैं तो कहीं जमानत मिली है, कहीं जांच अभी भी जारी है। तो अंतिम न्यायिक फैसला आना भी बाकी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं। अच्छा, तो मतलब मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ चुनावी हलफनामे में लिखी संपत्ति है, मुकदमों का जिक्र है, ये एक पहलू हुआ। दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी के समन है, कोर्ट की कार्रवाई है। ये इशारा करते हैं कि एजेंसियां कुछ गंभीर आरोपों को देख रही हैं और उन पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो हमें इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर ही पूरी तस्वीर समझनी होगी। ठीक है, ये बैकग्राउंड तो अब साफ हो गया। अब जरा इन आरोपों की शुरुआत पर चलते हैं। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और इसका पैमाना कितना बड़ा बताया जाता है? अगर हम पब्लिक रिपोर्ट्स की कड़ियाँ जोड़ें तो ये लैंड फॉर जॉब्स और संपत्ति वाले विवाद के तार शायद 2005-2007 तक पीछे जाते हैं। उस समय की कुछ स्थानीय रजिस्ट्रियों या हिंदुस्तान टाइम्स जैसी शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ जमीनों के लेन देन पर सवाल उठते दिखते हैं और नौकरी जमीन योजनाओं में कथित दखल की भी मतलब हल्की फुल्की आहट सुनाई देती है। सीबीआई से जुड़ी 2005-07 की कवरेज भी कुछ इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, वो शायद शुरुआती संकेत थे, बिखरी वैसे। लेकिन 2010 से 2015 के बीच इन आरोपों ने ज्यादा तूल पकड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे उनकी 2012 की एक रिपोर्ट थी या डेक्कन हेराल्ड ने 2013 में इन्होंने ज़्यादा तफसील से छापा, कौन सी ज़मीनें थीं, कौन से परिवार प्रभावित हुए, किन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी, इस सब पर। और लैंड फॉर जॉब्स नाम से ही जाहिर है आरोप सिर्फ ज़मीन के नहीं थे। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भी मतलब भाई भतीजावाद या गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने या लेने की बातें सामने आने लगी।
और फिर 2018 से 2020 के बीच मामला और गंभीर हो गया। तब कई एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट भी फाइल हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो दस्तावेज जमा हुए, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें सीधे तौर पर संपत्ति के लेन देन और सरकारी भर्ती में बड़े पैमाने पर दखलंदाजी का आरोप लगाया गया। ये वो पॉइंट था जब मामला सिर्फ मीडिया की बातों से आगे बढ़कर एक औपचारिक कानूनी कार्रवाई बन गया। अब अगर इसके स्केल यानी पैमाने को देखें तो स्रोत कुछ अंदाजे देते हैं। जैसे कहा जाता है कि जमीन लेन देन और सरकारी नौकरी से करीब 50 से 100 परिवार या लोग प्रभावित हुए होंगे। वित्तीय पहलू देखें तो एक तरफ करीब 2.25 करोड़ की घोषित संपत्ति है, दूसरी तरफ अघोषित संपत्ति के गंभीर आरोप हैं जिनकी जांच चल रही है। ईडी और सीबीआई के समन, चार्जशीट ये खुद बताते हैं कि एजेंसियां किस स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। और जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स 2021, डेक्कन हेराल्ड 2022 और खासकर एनडीटीवी की 2023 की एक रिपोर्ट ने बताया, इन सब का जनता के बीच भरोसे और राजनीतिक धारणा पर भी गहरा असर पड़ा है। तो मतलब ये सिर्फ कोई निजी संपत्ति का मामला नहीं लगता, इसमें सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग और राजनीतिक असर के इस्तेमाल के परतें भी दिखती हैं। स्रोत तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जब आरोप लगते हैं कि नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया या प्रक्रियाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया गया, तो मामला सिर्फ पैसों के आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा हो जाता है। और यहीं पर वो बात आती है कथित काम करने का तरीका, यानी मोडस ऑपरेंडी। हाँ, ये मोडस ऑपरेंडी क्या था? सीबीआईटी रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज क्या बताती हैं कि ये कथित तौर पर कैसे काम करता था। देखिए, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक तरफ तो 2025 के हलफनामे वाली घोषित संपत्ति है लगभग 2.88 करोड़, दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की जो फाइलिंग्स हैं, जैसे 2018 से 2020 वाली और एनडीटीवी की 2023 की कवरेज, वो इशारा करती हैं कि शायद कुछ लेन देन इस घोषित दायरे से बाहर हुए। ये जो लैंड फॉर जॉब स्कीम का जिक्र आता है, उसका मूल ढांचा यही बताया गया है कि जमीनें ली गईं और बदले में सरकारी नौकरियों में कथित तौर पर मदद की गई या प्रभाव डाला गया। और ये तरीका अमल में कैसे लाया गया होगा, इसके कुछ पैटर्न रिपोर्ट्स में दिखते हैं। पहला, कहा जाता है कि पारिवारिक और राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया होगा जिससे काम आसान हो जाए। दूसरा, सरकारी जमीन आवंटन या भर्ती योजनाओं की अंदरूनी जानकारी या प्रभाव का कथित इस्तेमाल। तीसरा, ये भी संभव है, जैसा रिपोर्ट संकेत करती हैं, कि संपत्ति खरीदने या ट्रांसफर करने के समय या कागजात में हेरफेर किया गया हो ताकि सब कुछ सामान्य लगे। और चौथा, पब्लिक रिकॉर्ड में कम संपत्ति दिखाना जबकि असल लेन देन शायद निजी तौर पर या अनौपचारिक तरीकों से हुए हों। ये बातें कई रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। बाप रे, मतलब एक तरह की समानांतर व्यवस्था चलाने जैसा आरोप। ये तो काफी जटिल लगता है सुनने में। आरोप इसी जटिलता की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, अगर फाइनेंशियल एंगल से देखें तो घोषित 2.88 करोड़ का ब्यौरा, जैसे जमीन, बैंक बैलेंस, गाड़ियां वगैरह, वो तो हल्फनामे में मिल जाता है। लेकिन ईडी और सीबीआई की रिपोर्ट्स में कुछ कथित ट्रांसफर या गिफ्ट्स का भी जिक्र है। उनकी वैधता, उनका सोर्स, इसी की जांच चल रही है। जैसा चुनावी हल्फनामे और इकोनॉमिक टाइम्स की 2025 की रिपोर्ट से अंदाजा लगता है, जांच एजेंसियां यही समझने की कोशिश कर रही हैं कि घोषित आय और इन कथित लेन देन के बीच कोई तालमेल है या नहीं। क्या घोषित आय से ये सब जायज ठहराया जा सकता है? अच्छा, यहीं पे शायद वो बात भी आती है जिसके बारे में कहा जाता है राइट टू रिप्लाई, मतलब बचाव पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिस पर भी आरोप लगे हैं उसे अपना पक्ष रखने का, अपने सबूत पेश करने का और आरोपों को गलत साबित करने का पूरा मौका दिया जाता है। इसी को बचाव का अधिकार या राइट टू रिप्लाई कहते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसला एक तरफा ना हो। समझ गया। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका जिक्र बार बार होता रहा है, ये राजनीतिक गठजोड़ और सिस्टम का कथित इस्तेमाल। रिपोर्ट्स इसे कैसे देखती हैं? क्या वाकई परिवार और राजनीतिक नेटवर्क ने इन आरोपों के बीच एक तरह का सुरक्षा कवच दिया? देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स 2021 या एनडीटीवी 2023 के विश्लेषण, उनमें इस पहलू पर काफी जोर दिया गया है। उनका तर्क ये है कि परिवार का दशकों पुराना राजनीतिक प्रभाव है, पार्टी के अंदर उनकी पकड़ मजबूत है। इसने कथित तौर पर एक ऐसा माहौल बनाया जहां उन्हें सीधे चुनौती देना मुश्किल था। ये भी कहा गया है कि शायद इस नेटवर्क ने आरोपों के असर को कम करने में या फिर उन्हें राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा बताने में भी भूमिका निभाई हो। और इस कथित गठजोड़ का असर कहां-कहां महसूस किया गया? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इस बारे में? स्रोत कई स्तरों पर असर का संकेत देते हैं। पहला तो चुनावी राजनीति में ही कुछ खास इलाकों में परिवार का दबदबा, वोट बैंक पर उनकी पकड़।
दूसरा, प्रशासनिक मशीनरी पर कथित असर, जिससे शायद जांच या कार्रवाई धीमी हुई हो, ऐसा कहा जाता है। तीसरा, पार्टी के अंदरूनी मामलों में जहां रिश्तेदारों और समर्थकों का साथ मिला हो। और चौथा, जैसा कि मनी कंट्रोल 2022 और हिंदुस्तान टाइम्स 2021 की कवरेज में जिक्र है, मीडिया नैरेटिव को भी प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं ताकि जनता की राय को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। तो क्या इन सब वजहों से कानूनी प्रक्रिया रुक गई या धीमी पड़ गई? नहीं, ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। कम से कम जो जानकारी उपलब्ध है वो तो यही बताती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भले ही राजनीतिक प्रभाव के दावे किए गए हों, लेकिन कानूनी मशीनरी अपना काम करती रही। सीबीआई और ईडी ने समन भेजे, जांच आगे बढ़ाई, चार्जशीट भी दाखिल की, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई और जमानत की प्रक्रियाएं भी चलती रहीं। इकोनॉमिक टाइम्स 2021 की रिपोर्ट में तो संपत्तियों को अस्थायी तौर पर फ्रीज करने जैसी कार्रवाई का भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि कानूनी सिस्टम ने भले ही अपनी रफ्तार से पर इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया। तो ये एक तरह की रस्साकशी जैसी स्थिति लगती है। एक तरफ कथित राजनीतिक बचाव के प्रयास और दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया का अपना दबाव। हाँ, कई हाई प्रोफाइल मामलों में ऐसा ही देखने को मिलता है। राजनीतिक रसूख और कानूनी जवाबदेही के बीच एक तनाव सा बना रहता है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई जैसे समन, एफआईआर, चार्जशीट और अदालत की सुनवाई, जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की 2018-2020 की फाइलिंग्स बताती हैं, ये साबित करता है कि सिस्टम ने इन आरोपों का संज्ञान लिया है और प्रक्रिया जारी रखी है। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं न्यायिक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति और इसके दूरगामी असर की। फिलहाल मामला किस स्टेज पर है? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट की हाल की फाइलिंग्स 2020 से 2025 और सीबीआई की पिछली फाइलिंग्स 2018 से 2020 से यही पता चलता है कि कई मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, विचाराधीन है, सुनवाई का दौर चल रहा है। प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या रहे? पहले एफआईआर और चार्जशीट से औपचारिक आरोप तय हुए, फिर शुरुआती सुनवाई हुई, सबूत पेश किए गए और जैसा हमने पहले बात की, बचाव पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, राइट टू रिप्लाई। जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसा इकोनॉमिक टाइम्स 2021 ने रिपोर्ट किया था, कुछ संपत्तियों पर अस्थायी रोक जैसी कार्रवाइयां भी बीच में हुई थीं। हाँ, तो न्यायिक प्रक्रिया अपनी गति से चल रही है और अंतिम फैसले का सबको इंतजार है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का, इन आरोपों और जांचों का समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर असर तो पड़ा ही है। एनडीटीवी 2023 और हिंदुस्तान टाइम्स 2021 जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन मामलों ने पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, खासकर चुनावी हलफनामों की सच्चाई और सरकारी भर्तियों में निष्पक्षता। इन मुद्दों पर अब लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं। और इससे बड़े सबक क्या निकलते हैं? स्रोत क्या इशारा करते हैं? अगर स्रोतों का विश्लेषण करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग अब और मजबूत हुई है। लोग अब नेताओं की संपत्ति, उनके कामकाज पर ज्यादा बारीकी से नजर रख रहे हैं। दूसरी बात, इसने शायद वोटर्स को भी सोचने पर मजबूर किया है, अपने प्रतिनिधियों को चुनते वक्त उनसे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, इस बारे में। इसका असर शायद नागरिक भागीदारी पर लंबे समय तक दिखेगा। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इसने नागरिक सतर्कता यानी सिविक विजिलेंस और फैक्ट चेकिंग के महत्व को फिर से उजागर किया है कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाना कितना जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटे तो ये कह सकते हैं, तेज प्रताप यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब्स और संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप हैं। इनका इतिहास भी लंबा है, करीब 2005 से 2025 तक फैला हुआ। इन आरोपों के पीछे एक कथित मोडस ऑपरेंडी होने की बात कही गई है, जिसमें परिवार और राजनीतिक नेटवर्क के इस्तेमाल का जिक्र आता है। लेकिन इसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। सीबीआई, ईडी की जांच चल रही है, अदालती कार्रवाई जारी है। मामला अभी पूरी तरह से न्यायपालिका के विचाराधीन है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि जब किसी सिस्टम में राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा हो, बहुत गहरा हो, तो उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही लाना कितना मुश्किल होता है। क्या वास्तविक चुनौतियां हैं? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल शायद ये है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तब तक आरोपों और साबित हो चुके तथ्यों के बीच सावधानी से फर्क करना कितना जरूरी है, ताकि न्याय की प्रक्रिया भी प्रभावित ना हो और किसी के बारे में राय बनाने से पहले
पूरी तस्वीर साफ हो सके। ये वो सवाल हैं जो इस तरह के हर मामले में उठते हैं। तो मेरे बिहारवासी भाइयों और बहनों, इस कहानी में हमने हर तथ्य को जांच और प्रमाण के साथ आपके सामने रखा है, ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। याद रखिए, आपकी एक सोच आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय करता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका हर क्लिक आपकी जागरूकता की ताकत है। कमेंट में बताइए कि अगली बार हम किस अपराध या सच्चाई को सबसे सटीक रूप में आपके सामने लाए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच फिर से सामने होगा। धन्यवाद।